जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा सिलोगिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि न्याय निगमन में किस बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो 5 बेसों पे क्वेश्चन आते हैं, 5 आधारों पे क्वेश्चन आते हैं। संभावना पर आधारित होते हैं, विपरीत सिलोगिज्म होता है, ठीक है, और कथन निष्कर्ष होते हैं, फिर गायब कथन को निकालना होता है, ठीक, और केवल और कुछ प्रकार के, मतलब उसमें ये टाइप ही है, केवल और कुछ प्रकार का, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। कथन और निष्कर्ष पहले जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेटमेंट यानी कथन क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कथन क्या होता है। तो कथन मोस्टली क्या होता है, कथन जिसको हम बोलते हैं वही कथन है। कोई भी चीज हो, अगर जैसे बोली गई हो तो वो क्या कहलाती है, कथन कहलाती है। हर एक चीज जो भी बोला जाए वो हमारा क्या है, कथन, ठीक है। अगर जैसे कोई चीज कहने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट उससे जाके कह देते हैं। दूसरा क्या होता है, हम उससे डायरेक्ट ना कह के किसी दूसरे के माध्यम से हम वहां तक पहुंचाए, ठीक। तो ये होते हैं 2 टाइप के कथन। अब कथन मिलकर किससे बना होता है, कथन मिलकर क्या बना, किससे मिलकर बना होता है, 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कोई भी कथन है वो कितने चीजों से मिलकर बना होता है, 2। एक क्या होता है, कर्ता, और दूसरा क्या होता है, विधेय होता है। जैसे हम समझते हैं, कोई कथन हम कहते हैं, जैसे हमने कहा सभी मार्कर पेन है। क्या कहा, सभी मार्कर पेन है, ठीक। ये सभी मार्कर पेन है, ये क्या है, मतलब एक कथन है, मतलब हमारे द्वारा कहा गया पेन, हमने बता दिया कि सभी मार्कर पेन। अब इसमें क्या होता है, कर्ता क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये हम सबसे पहले समझते हैं। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें हम क्या करें, जो सबसे पहले वर्ड मिलता है। जैसे ये सभी है, सभी क्या बोलोगे, ये सबसे पहला वर्ड है, नहीं, जो उसके आगे मिलेगा, सभी को छोड़ के, सभी है, कुछ है, इनको छोड़ के जो आगे का जो शब्द मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। अब इसमें कर्ता की बात की जाए तो कर्ता क्या हो जाएगा, मार्कर कर्ता हो जाएगा। अगला क्या है, विधेय। समझते हैं क्या होता है, जो कर्ता के बाद होगा शब्द, ठीक, जो भी होगा, यानी वस्तु के नाम, यानी कि जो वस्तु है, जैसे कहा गया सभी मार्कर पेन है, तो मार्कर क्या है, एक वस्तु ही तो है, पेन क्या है, एक वस्तु है। तो ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगी, यही हमारा क्या कहलाती है, कर्ता और विधेय। तो पहली जो चीज होगी वो हमारी क्या होगी, कर्ता होगी, और जो दूसरी चीज होगी वो क्या होगी, विधेय होगी। अब हम समझते हैं आगे कि कथन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कथन कितने प्रकार के होते हैं, टोटल हम समझेंगे, जो कि 4 बेस पे, सिर्फ आपको 4 बेस बताए जाएंगे, और 4 पे ही ये पूरा आपका सिलोगिज्म खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक 100 और 50। ये 150 क्या है, यही आज इस चैप्टर में हम समझेंगे। इस बेस पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन, ये जो सिलोगिज्म के क्वेश्चन है 3 टाइप से कराए जाते हैं। पहला कौन सा होता है, जैसे हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम के आधार पर ये क्वेश्चन बताए जाते हैं। कोई कोई वेन डायग्राम से बताता है, कोई कोई रूल से बताता है, और हम आपको बताएंगे 100 और 50 की मेथड से। ये 150 मेथड क्या है, ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। और समझो, अगर बात की जाए कथन के प्रकार, तो कथन टोटल, अगर कथन के प्रकार की बात की जाए, हेडिंग डालिए कथन के प्रकार। तो कथन के प्रकार में सबसे पहले क्या होता है, सभी। हिंदी में आपको स्टार्टिंग सेंटेंस की कहां से मिलेगी, ये स्टार्ट होंगे, मतलब इसी शब्द से स्टार्ट होंगे। जैसे ये सभी है यानी सभी, ठीक है। जहां भी सेंटेंस में सभी मिल जाए, आपको कुछ नहीं याद रखना है, केवल इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है। वैल्यू पुट करनी है क्या, 100 और 50। क्या पुट करनी है, हमें सिर्फ इनकी वैल्यू याद रखनी है। 4 होंगे, 4 की आप सिर्फ वैल्यू याद रख लेंगे, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या है, सभी। सभी की वैल्यू क्या होती है, 100 और 50। कैसे, अब इसकी 100 और 50 वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये समझते हैं। तो जब सेंटेंस की स्टार्टिंग सभी से हो, जैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या है, सभी मार्कर पेन है, तो इसमें जो शब्द पहले मिलेगा, यानी कि जो कर्ता होगा उस पर 100 रखना है, और जो विधेय होगा उस पर कितना रखना है, 50 रखना है, बस।
और इसका यूज कैसे किया जाएगा आगे आपको बताया जाएगा। मतलब कहने का कि जब कोई भी वैल्यू है, वैल्यू सिर्फ आपको सभी याद रखना, सभी की वैल्यू आपको याद रखनी की। अगर सेंटेंस में सभी मिलता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 100 और 50 होती है। फिर दूसरा है कुछ, इंग्लिश में बोलते हैं सम। ठीक, अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी कुछ मिल जाता है, कुछ, तो कुछ की वैल्यू क्या होती है, 50-50। तो वैसे भी जैसे कहा जाएगी समझ में, अगर कुछ आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में मिलता है, जैसे सेंटेंस हम लिखते हैं कुछ मार्कर पेन है, क्या लिख दिए हैं, कुछ मार्कर पेन है। तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, कुछ से हो रही है, तो इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, पुट करनी है। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 और 50, यानी 50 इसकी और 50 इसकी, पूरी तरीके से रख दिया। अब तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरा टाइप समझते हैं। तीसरा टाइप आपका क्या होता है, ये हो गया सभी नहीं, क्या, सभी। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है कुछ नहीं, क्या, कुछ नहीं, यानी सेंटेंस में आपको मिलेगा क्या, कुछ नहीं। इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, इसकी वैल्यू होती है 50-100। क्या होती है, 50-100। जैसे ये सेंटेंस आपको मिलेगा कैसे, कुछ मार्कर पेन नहीं है। समझ में, ये ऐसा आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। अब इसकी हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, 50 और 100, यानी पहले की वैल्यू क्या कर देंगे 50 और दूसरे की वैल्यू क्या पुट करेंगे 100। और अगला और लास्ट टाइप आपका जो है वो है कोई नहीं। क्या है, कोई नहीं। ठीक, इसकी वैल्यू की अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है 100 और 100। समझ में, तो ये कैसे आपको मिलेगा, जैसे लिखा हुआ है कोई पेन मार्कर नहीं है, क्या लिख दिया गया, कोई पेन मार्कर नहीं है। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, कोई नहीं, मतलब कोई और नहीं दोनों शब्द इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें इसकी हमको कोडिंग करनी यानी वैल्यू पुट करनी, तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 100 और 100। अभी सिर्फ हम क्या समझ रहे हैं कि वैल्यू पुट कैसे की जाएगी, तो सिर्फ 4 बेस होंगे, 4 बेस के आधार पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और समझते हैं। और इसमें पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो ये सेंटेंस से ही पता चल गया होगा कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है और कौन सा निगेटिव। जिसमें नहीं आता है, नहीं शब्द आता है, वो निगेटिव सेंटेंस होंगे। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएंगे। समझ में ही बात। अब हम ये समझ गए हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, उनकी वैल्यू हम कैसे पुट रखते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ये कैसे बनते हैं। अभी हम क्वेश्चन कैसे बनते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं। ठीक, अभी हम इसका यूज नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनते हैं और इनके सोल्यूशन कैसे। जैसे हमने कहा, आपका एक कथन दे दिए कि सभी पेन, यही कथन देते, सभी पेन मार्कर है। ठीक, और निष्कर्ष में दिया गया कुछ पेन मार्कर है, कुछ पेन मार्कर है, फिर कुछ मार्कर पेन है। ऐसे निष्कर्ष दिया होगा। अब आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत। तो अगर हम इसकी कोडिंग की बात करें तो सभी की वैल्यू क्या होती है 150 होती है, इसकी हमने 150 कर दी।
कुछ की वैल्यू क्या होती है 50-50 होती है, 50 इसकी भी 50 इसकी भी, फिर यहां पर भी कुछ है तो यहां भी 50 और यहां भी 50, कोई प्रॉब्लम। ऐसे हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, समझ में। अब हम समझते हैं कि कथन के प्रकार, कितने प्रकार के कथन होते हैं। ठीक, अभी हम क्या समझेंगे, कथन के प्रकार। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक, अब हम समझते हैं कथन के प्रकार। कथन कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं। तो कथन की अगर बात की जाए तो कथन दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, डायरेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात की जाए तो यानी कि सीधे किसी से बोल दिया जाए, यानी प्रत्यक्ष किसी के मुंह पर बोल दिया जाए। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, उससे डायरेक्ट ना बोल के किसी दूसरे के माध्यम से उस तक सूचना पहुंचाई जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसमें क्या होता है ये हम समझते हैं। डायरेक्ट की बात की जाए तो डायरेक्ट में इसमें आपको सिर्फ एक ही कथन मिलेगा। ठीक, कथन कितने मिलेंगे, एक कथन मिलेगा। इसमें आपको एक कथन दिया जाएगा, फिर उसके कई निष्कर्ष दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कितने इसमें से कौन कौन सा विकल्प सही है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक से अधिक स्टेटमेंट होंगे। क्या होगा, एक से अधिक स्टेटमेंट। समझ में आई बात। मतलब डायरेक्ट में क्या होगा, केवल एक स्टेटमेंट होगा, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, एक से अधिक स्टेटमेंट। जैसे हम समझते हैं, इसमें लिखा हुआ सभी मार्कर क्या है, एग्जाम्पल यही लेंगे अभी, सभी मार्कर पेन है। ये सिर्फ आपका कथन होगा, बाकी इसके नीचे आंसर दिए जाएंगे, मतलब निष्कर्ष इसके दिए जाएंगे। इसमें क्या होगा, एक नहीं होगा, इसमें होगा कि सभी मार्कर पेन है, दूसरा सभी पेन पेंसिल है। ठीक, इसमें कितने ही, ये कथन ही है, अभी ये कथन, अभी निष्कर्ष इसके किसी के भी नहीं दिए गए, और कथन ही। अब समझ में आ गया होगा कि कथन और डायरेक्ट कथन क्या होता है और इनडायरेक्ट कथन क्या होता है, ये चीज कंफर्म हुई। मतलब इसमें जो सेंटेंस होंगे वो एक से ज्यादा होंगे। किससे, एक से ज्यादा होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट कथन। ठीक, अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सोल्यूशन के लिए कुछ बातें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम समझते हैं सबसे पहली बात क्या है। सबसे पहली बात यह है, यदि सबसे पहला, अगर कथन पॉजिटिव है, कथन कैसा है, पॉजिटिव है, जो निष्कर्ष आएगा हमारा वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि जो निष्कर्ष होगा वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक, यानी कथन पॉजिटिव है तो उसका जो आंसर होगा वो निगेटिव हो ही नहीं सकता है। फिर अगली बात की जाए सेकेंड, अगर कथन हमारा निगेटिव है, अभी हम सिर्फ डायरेक्ट कथन की बात करेंगे, यानी सिर्फ जिसमें एक कथन होगा। ठीक है, डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन की बात करेंगे जिसमें केवल एक कथन होगा। ठीक है, उसमें कथन की बात की जाए यानी कि पहला कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, हमारा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। मतलब कि अगर कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव हो तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। ठीक है, ये किसके लिए है, अभी डायरेक्ट कंक्लूजन के लिए, डायरेक्ट कंक्लूजन यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष की जाए, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। समझ में, ये जो अभी टॉपिक पहले हम पढ़ाएंगे आपको डायरेक्ट कंक्लूजन, उसके बाद फिर आपको इनडायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ाया जाए। तो पहला क्या रूल है, अगर कथन पॉजिटिव हो तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या है, कथन निगेटिव हो तो निष्कर्ष भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ठीक, आगे है
अगर तीसरा, अगर कथन को इनकम मान लिया जाए, इनकम, और निष्कर्ष को खर्चा मान लिया जाए, क्या माना जाए, खर्चा मान लिया जाए। जो हमारी मतलब जो कथन होगा यानी उस पर जब हम कोडिंग करेंगे तो उस पे यानी कथन होगा, तो यानी जो कोडिंग हम करेंगे उसके ऊपर की उसको हम क्या अपनी इनकम मानेंगे। जैसे हमने 100 और 50 कोडिंग की तो यानी कि समझ जाना कि वो 100 रुपए अगर ए के ऊपर 100 है और बी के ऊपर 50, तो यानी जो ए इनकम कितनी कर रहा है, 100 रुपए की कर रहा है, और बी जो इनकम कर रहा है वो कितने की कर रहा है, 50 रुपीज की इनकम कर रहा है। तो आगे हम समझते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में है। और एक चीज बात हमने बता ही दिया कि डायरेक्ट कथन क्या होते हैं और इनडायरेक्ट कथन क्या होते हैं। यानी अगर अभी बात कर रहे हैं डायरेक्ट कथन की, तो यानी अभी कितने कथन होंगे, केवल और केवल एक कथन होगा। तो चलो अब हम समझते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, सभी, ये हमारा कथन है, सभी ए बी है, ठीक, ये हमारा कथन हो गया। अब इस पे हम निष्कर्ष लिखते हैं, 2-4 निष्कर्ष लिखते हैं। ठीक, निष्कर्ष, निष्कर्ष में समझते हैं। निष्कर्ष में पहला है, कुछ बी ए है। सेकंड, कुछ ए बी है। तीसरा, कोई ए बी नहीं है। चौथा, कुछ ए बी नहीं है। समझ में, यानी कथन जो दिया हुआ है हमारा, कथन क्या है, सभी ए बी हैं, और उसके निष्कर्ष दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कुछ, ये लिखे हुए हैं सबकी वैल्यू, सभी की वैल्यू 150 है, कुछ की वैल्यू 50 है, कोई की वैल्यू 100 है, और कुछ नहीं की वैल्यू क्या है, 50 और 100 है। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अगर कुछ शब्द मिला है तो यानी दोनों की वैल्यू क्या क्या रखनी है, 50-50, तो 50 यहां पे और 50 यहां पे। फिर अगला है कुछ, फिर ये कुछ ही से स्टार्ट है, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50-50 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे है कोई नहीं, कोई नहीं की वैल्यू क्या होती, 100 होती, 100। फिर अगला है कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है, 50-100। अब हमने आपको बताया है कि जो कथन है उसको क्या मान लिया जाए, इनकम, अपनी आय मान लिया जाए, और जो निष्कर्ष है इसको अपना क्या माना जाए, खर्चा मान लिया जाए। तो यानी जो अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो क्या आप 9 रुपए खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप 20 रुपए कमा रहे हैं तो 19 रुपए खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप 10 रुपए कमा के 12 रुपए खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब ये अलग बात है कि लोन लेके, उधार लेके खर्च करो, लेकिन अपने से ज्यादा जितनी इनकम करो उससे ज्यादा खर्च ना करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक, तो अभी हमको यहाँ पे समझना है कि हम जितना कमा सकते हैं उससे हम ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, उससे कम खर्च कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अब बात की जाए ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100 है, यानी कि अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 50 है, खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला क्या है, बी की देखते हैं, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 50 है, यानी 50 है, और यहाँ पे कितनी है, 50 है। यानी अगर हम 50 रुपए कमा रहे हैं तो 50 रुपए आसानी से खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही। समझ में ही बात, क्यों सही हुआ, क्योंकि अगर हम जितना है वैल्यू ही पुट करनी है और कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला दूसरा है, कुछ ए बी है। ठीक, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू देखते कितनी है, 100 है, 100। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 50 है,
कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, फिर बी की वैल्यू कितनी है, 50 है, और यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, 50 है। यानी अगर हम 50 रुपए कमा रहे हैं तो 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो यानी ये भी विकल्प हमारा सही, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ए, कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है तो यानी कि कोई की वैल्यू क्या हो गई, 100, और सॉरी ए की वैल्यू क्या हो गई, 100 यहाँ पे हमें 100 रुपए इनकम है तो 100 रुपए हम खर्च कर सकते हैं। फिर अगला है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, 50 है, यहाँ पे कितनी है, 100 है, तो यानी इसको हम खर्च नहीं कर सकते। यानी 50 रुपए कमा के आप 100 रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो यानी ये कथन गलत हो जाए। अभी और इसमें कुछ बताएं, ठीक। फिर आगे क्या है, फिर अगला देखते हैं कुछ की वैल्यू क्या है, 100 है, सॉरी हाँ, ए की वैल्यू क्या है, 100 है, यहाँ पे कितनी 50, यानी कि हम 50 रुपए 100 रुपए कमा के 50 रुपए आसानी से खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती, यानी ये यहाँ पे सही है। अगला क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 50 रुपए है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है, तो यानी क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर एक ऑप्शन और लेते हैं थोड़ा सा, कुछ बी ए नहीं, इसकी भी हम कोडिंग करते हैं। कुछ अगर शब्द मिला है और नहीं मिला है तो इसकी कोडिंग क्या करनी है, 50 100, कोई दिक्कत नहीं, 50 और 100 करनी है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 50 है, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, 50 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 100, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 100, यानी ये सही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने जब रूल लिखाया था तो उसमें हमने पहला ही रूल लिखाया है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे पहले ही हमको यहाँ पे इसको देखने की, इतने की देखने को हमको जरूरत ही नहीं थी। हम सेंटेंस में पहले ही देख लेते कि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, यानी ये इसके आंसर हो ही नहीं सकते। और दूसरी बात क्या, एक और ध्यान देने, जब भी कथन में जिसकी वैल्यू 100 हो, समझ में आई बात, जिसकी वैल्यू क्या हो, 100 हो, उसको आपको नीचे चेक नहीं करना है, सिर्फ आपको उसकी वैल्यू चेक करनी है जिसकी वैल्यू 100 ना हो के 50। समझ में आई बात। और दूसरी चीज क्या है, मतलब समझ में है, अगर आपको उस चीज की वैल्यू नहीं चेक करनी जिसकी वैल्यू कथन में कितनी है, 100 है, यानी अगर 100 से ज्यादा तो कहीं हमने बताया ही नहीं, तो यानी इसमें जितने भी निष्कर्ष आएंगे उसमें 100 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो यानी अगर वो 100 इनकम कर रहा है तो 100 खर्च कर सकता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अगला क्या है, और चेक किसकी करनी है, जिसकी वैल्यू 100 से कम है, ठीक। और क्या देखना, अगर जैसे सपोज मान लिया यहाँ 100 है और यहां पर भी 100 और 100 है, दोनों 100 है, तब हमें ये जरूरी थोड़ी कि यहाँ 50-50 है तो यहाँ भी 50-50 है तो यानी दोनों सही होंगे, ऐसा नहीं। हमें तब क्या देखना होगा कि वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सबसे पहला काम क्या है कि हमको ये देखना है, सेंटेंस को कैंसिल करना है कि सेंटेंस में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी वैल्यू निगेटिव है, ये पहले चेक करना है। सेंटेंस देखना, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव तो उसका रिजल्ट कभी निगेटिव होगा ही नहीं, तो यानी जो निगेटिव सेंटेंस होंगे उनको हम पहले ही कैंसिल कर देंगे। तो इसको करने का सही तरीका क्या था, हमको पहले ये तीनों सेंटेंस क्या कर देने चाहिए थे, कैंसिल कर देने चाहिए। और चेक हमको किसमें करना था, सिर्फ इन दोनों सेंटेंसों में चेक करना था कि वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो जैसे कुछ यहाँ पे 50 है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, 50। और दूसरी चीज ये है कि अगर कुछ सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ जाए तो वो 100% हमेशा सही रहता है, उसकी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमने ये जो 4 रूल बताए हैं इसमें से सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, कुछ की ही होती है, यानी कुछ से कम कोई है ही नहीं। तो यानी कि हम कोई भी इनकम करें, अगर हम कुछ इनकम भी कर रहे हैं यानी 50-50 इनकम कर रहे हैं, तो जो निष्कर्ष हमारा होगा वो भी 50-50 आएगा, तब भी तो हम उतना तो व्यय कर ही सकते हैं ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटेंस में समझ में हमको कैसे जल्दी क्वेश्चन करना, पहले हमको देखना है, अगर कुछ है तो हमको चेक ही नहीं करना, फिर क्या चेक करना, पॉजिटिव है कि निगेटिव, बस, ठीक। अगर सेंटेंस का कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमारा कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
हमने ले लिया सभी गाय बिल्ली। निष्कर्ष कुछ गाय बिल्ली नहीं है, नहीं है। दूसरा सेंटेंस क्या है? कोई गाय बिल्ली नहीं है। तीसरा सेंटेंस है कुछ बिल्ली गाय है। चौथा सेंटेंस है सभी बिल्ली गाय। समझ में? यानी 4 क्वेश्चन होंगे, एक कथन होगा हमारा। ठीक, समझ में? ये कथन है कि सभी गाय बिल्ली है। अब हम इस पे चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपको पता है? पता है कौन सा ऑप्शन सही? ठीक, चलो हम देखते हैं। पहले वैल्यू पुट करते हैं। लिखा हुआ सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, यानी गाय की वैल्यू 100 और 50 दूसरे की वैल्यू 50। अब हम आगे कोडिंग करते हैं। अब हम कोडिंग नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट सीखेंगे कैसे निकालना है। हमने क्या बताया था? पहला रूल बताया था कि अगर सेंटेंस, हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सेंटेंस पॉजिटिव, यानी कथन हमारा पॉजिटिव, तो निष्कर्ष क्या होंगे? वो भी पॉजिटिव होंगे। ये हमारा पॉजिटिव है, ये सेंटेंस निगेटिव, ये सेंटेंस निगेटिव, यानी ये दोनों हो ही नहीं सकती। और दूसरा हमने क्या बताया था? कुछ अगर सेंटेंस में आए तो उसको हमको चेक ही नहीं करना, वो हमेशा सही होगा, यानी ये वैल्यू सही हमारी होगी। अब हमको सिर्फ चेक करना क्या है? लास्ट वाला चेक करना, मतलब सेंटेंस यहीं से कंप्लीट। देखो कुछ सेंटेंस में मिला, हमने टिक कर दिया, यानी सही। आपको चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम चेक करेंगे। पहले हम इसको चेक करते हैं। सभी बिल्ली गए हैं, सभी की वैल्यू क्या होती है? 150 होती है, तो यहाँ पे 100 लिख दिया और यहाँ पे 50 हमने लिख दिया। ठीक, अब क्या है? सभी बिल्ली गाय, तो सभी बिल्ली गाय हैं, तो ये क्या हो गया? 100 और 50। अब हम क्या समझते हैं? बिल्ली की यहाँ वैल्यू कितनी है? 50 है, और यहाँ पे कितनी है? 100 है। यानी किसी की इनकम जो है 50 रुपए हो, तो क्या वो कभी 100 रुपए खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता है, कभी नहीं करेगा। ठीक, तो यानी ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर दूसरी गाय की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 100 है, यहाँ पे कितनी है? 50 है, तो यानी कि अगर 100 रुपए इनकम है तो 50 रुपए इनकी जो है व्यय हो सकती है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो सही है, लेकिन दोनों विकल्प सही होने चाहिए, दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। और एक चीज कभी कभी ऑप्शन में ये भी आता है कि जैसे कभी कभी क्या सेम सेंटेंस ही दे दिया जाए, जो हमारा कथन होता है ना वही नीचे दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लेते हैं 5वां ऑप्शन, सभी गाय बिल्ली है। सभी गाय क्या है? बिल्ली है। तो मतलब एग्जैक्ट जो दिया हुआ है वही यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 100, और यहाँ क्या हो जाएगी? 50, यानी कि 100 रुपए इनकम, 100 रुपए हम इन्वेस्ट कर सकते, मतलब खर्च कर सकते हैं। 50 रुपए हम कमाएंगे तो 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, यानी ये भी सही होता है। ये अब ये गलत मत करना कि जो है कि कथन का जो है एग्जैक्ट वही देके कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं कुछ वाले में। कुछ की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 50-50 होती है। तो कुछ की वैल्यू 50-50 यानी 50 रुपए, 100 रुपए आप बिल्ली है, बिल्ली की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 50 है, तो 50 रुपए यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं। 50 रुपए आप कमा रहे हैं तो 50 रुपए खर्च कर सकते हैं। अगला है गाय, गाय की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 100 है, यहाँ पे कितनी है? 50 है, तो यानी कि 100 रुपए आप कमा के 50 रुपए आसानी से खर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आई बात? ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। जो प्रत्यक्ष निष्कर्ष थे वो तो हमारे खत्म हो गए। एक सेंटेंस से कैसे हम सोल्यूशन करेंगे समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। अब हम चलते हैं आगे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे पहले हम ये ठीक। अप्रत्यक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है
क्या बताए थे कि कम से कम कितने सेंटेंस होने चाहिए, कम से कम कितने कथन होने चाहिए, 2 स्टेटमेंट होने चाहिए। कथन कितने होंगे, 2 कथन होंगे। कथन एक से कभी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं बनेगा। दूसरी बात क्या है कि उसमें एक चीज कॉमन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा टर्म्स होगा वो कॉमन जरूर होगा, ठीक। और तीसरी चीज क्या है कि जो समान शब्द हैं, मतलब जो कॉमन शब्द हैं, जो कॉमन शब्द है मतलब पहले में भी और दूसरे में, उसका मान हमेशा 100 होना चाहिए, ठीक है। उनका मान 100 का मतलब क्या है कि दोनों का मान 100 हो या ना हो, मतलब उसमें से एक की वैल्यू 100% 100 होनी चाहिए। अगर 100 नहीं है तो कथन नहीं बन पाएगा, उसका कोई भी सोल्यूशन का आंसर नहीं होगा, ठीक। समझ में ही बात करेंगे, यानी कि दोनों की, जैसे एक हम सेंटेंस लेते हैं पहले, जैसे हमने लिखा सभी किताबें पेन है, ठीक। नंबर 2, सभी पेन पेंसिल है। समझ में, यानी सभी से स्टार्ट है, सभी की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 150। तो हमने 100 और 50 पुट कर दी, ठीक। क्या वैल्यू पुट की, 100 और 50। आगे फिर देखते हैं दूसरे में पुट करते हैं, यहां पर भी सभी है तो यहां पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 और 50। 150 हमने पुट की। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों जो कथन दिए हुए हमारे, इनमें कॉमन कौन सा टर्म है। तो पेन यहां पर भी है और पेन यहां पर भी, यानी ये दोनों चीजें क्या है, कॉमन है पूरी तरह, ठीक। समझ में आई बात। तो अब हम देखते हैं, हमने क्या कहा कि जो समान शब्द हैं यानी जो कॉमन शब्द हैं उनकी वैल्यू कभी भी 100 मतलब सॉरी एक की 100 जरूर होनी चाहिए, मतलब दोनों की कभी भी 50 नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे पेन की वैल्यू कितनी है, 50 है, और यहाँ पे पेन की वैल्यू कितनी है, 100 है, यानी पूरी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी सही कथन लिखा हुआ है, ठीक। जब कथन में दोनों जगह 50-50 हो जाए, जैसे कॉमन 50 है, यहाँ पे अगर कर दिया जाए कुछ कर दिया जाए, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 50-50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, तो इनके जितने भी ऑप्शन होंगे सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे, कोई भी ऑप्शन उसमें से सही नहीं होगा। तो ये कथन नहीं बन पाएगा सही से, कहा जाए तो कथन बनेगा, ये नहीं कि नहीं लिखा हुआ, अगर ऐसा लिखा मिल गया तो उसका कथन स्टेटमेंट ही कोई नहीं बनेगा, निष्कर्ष ही कोई नहीं बनेगा। निष्कर्ष जो लिखे होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। समझ में आई बात। तो अब हम समझते हैं, थोड़ा सा इसमें से डिटेल में समझते हैं कि अब जैसे कथन है पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक कथन पॉजिटिव हो दूसरा कथन निगेटिव हो, तो उनके जो निष्कर्ष होंगे हम सबसे पहले वो जाने कि कैसे बनेंगे। जो अगर जैसे ये पॉजिटिव, पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष हमारा आएगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। पहला कथन निगेटिव है दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो जो हमारे जो निष्कर्ष होंगे वो पॉजिटिव वाले सही होंगे कि निगेटिव। जैसा कि हमने पहले वाले में जो प्रत्यक्ष निष्कर्ष था उसमें बताया था कि पॉजिटिव का पॉजिटिव बनता है, निगेटिव का निगेटिव बनता है, ठीक। तो वैसे ही इसमें भी तो होगा। और इसमें जब 2 कथन है, और इसमें अभी और आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम 2 कथनों पर आधारित पढ़ाएंगे पहले, फिर इसके बाद 3 कथन पर आधारित, 5 कथनों पर आधारित मिलेंगे, 6 कथन पर आधारित मिलेंगे, यानी सारे टाइप्स के आपको मिल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो सेंटेंस है, जो पहला सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव है, पहला निगेटिव है, तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। तो ये एक टेबल बनाइए, और इसमें अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, जो पहला कथन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट, सेंटेंस नहीं स्टेटमेंट की बात की जा रही है, जो पहला कथन है आपका अगर पॉजिटिव है और दूसरा कथन भी पॉजिटिव है, तो जो हमारा निष्कर्ष होगा वो भी क्या होगा, सदैव पॉजिटिव होगा। दूसरी बात क्या है, अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी कि पहला कथन जो हमारा है वो धनात्मक है, दूसरा कथन हमारा ऋणात्मक है, तो जो हमारा निष्कर्ष आएगा वो सदैव क्या होगा। अब हम देखते हैं तीसरा कैसे हो सकता है कि मतलब पहला जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, मतलब नकारात्मक है, दूसरा जो स्टेटमेंट होगा वो धनात्मक होगा,
तो उसका जो निष्कर्ष आएगा वो भी क्या होगा, सदैव ऋणात्मक ही होगा। चौथा कैसे हो सकता है, पहला सेंटेंस जो है ऋणात्मक, दूसरा सेंटेंस ऋणात्मक, तो उसका हम कंक्लूजन यानी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यानी दो, यहां से हमको क्या पता चला कि अगर दोनों सेंटेंस जो हैं अगर ऋणात्मक हैं तो उनका हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, यानी निष्कर्ष उसका हम नहीं निकाल सकते। समझ में आई बात। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। इस पर बेस क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।